इस फ़िल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि जंगल में एक लड़का आ रहा होता है जिसने कपड़े नहीं पहने होते, बिल्कुल नंगा होता है। और सबसे अजीब बात ये होती है कि इसकी नाभि भी नहीं होती। ये बहुत हैरानकुन होता है। और दूसरी बात ये होती है कि ये लड़का सोता भी नहीं है, जागता रहता है। ये लड़का है कौन? ये किसी एक्सपेरिमेंट से बना हुआ या किसी मिस्ट्री मुल्क का है जिसको अभी तक दुनिया ने देखा ही ना हो। आइए देखते हैं इस फिल्म में। ये इंतहाई बेहतरीन और मिस्ट्री फिल्म है। इस फिल्म की शुरुआत में हम जंगल देखते हैं जिसमें एक लड़का पड़ा होता है जो बिना कपड़ों के होता है। इस लड़के को देखते ही ऐसा लगता है कि जैसे ये किसी कॉलेज रैगिंग का हिस्सा हो, क्योंकि वो एक अजीब से लिक्विड से भरा होता है। बल्कि हकीकत तो ये होती है कि ये लड़का एक जंगल में एक अनजान दुनिया से आया होता है, इसे कुछ भी पता नहीं होता। कुछ देर वो उस जंगल में ठहरने के बाद सोचता है कि उसे शहर की तरफ जाना चाहिए। हो सकता है वहाँ शहर में कोई हो जो इसकी हेल्प कर सके। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा मसला ये होता है कि ये लड़का नंगा होता है, इसके पास कोई कपड़े नहीं होते। जब वो लड़का सड़क पे पहुंचता है तो वो हैरान हो जाता है। वो हर चीज़ को ऐसे देख रहा होता है जैसे वो जिंदगी में पहली बार देख रहा हो। लोग भी उसे देख के हैरान होते हैं कि ये कौन है। इतनी देर में वहाँ पुलिस आ जाती है और उसको पकड़ लेती है और पुलिस उस लड़के को कोर्ट ले जाती है। कोर्ट में उसको शहर में बिना कपड़ों घूमते हरेसमेंट फैलाने के जुर्म में गिरफ्तार कर लेती है कि उस लड़के को अपने नाम तक का पता नहीं होता कि उसका नाम क्या है और ना ही वो लोगों की बातें समझ रहा होता है। वो पुलिस डिपार्टमेंट वाले उस लड़के का नाम रख देते हैं कायल। कायल को एक मेडिकल सेंटर लाया जाता है उसके चेकअप के लिए। चेकअप के बाद पुलिस वालों को दो अजीब बातें पता चल जाती है। एक तो उसके जिस्म पर किसी किस्म की कोई झुर्री नहीं होती। दूसरा वो देखते हैं कि उसके जिस्म पर कोई नापी भी नहीं है। इसको देखकर वहाँ डॉक्टर भी हैरान हो जाते हैं। कायल की मेडिकल रिपोर्ट आने तक उसे डाइंग रूम भेज देते हैं। कायल खाना लेकर टेबल पे बैठ जाता है, लेकिन इसको ये नहीं पता होता कि ये कैसे खाया जाता है। सामने एक लड़का बैठा होता है। कायल उसकी नकल उतारते हुए खाना खाता है, तो जब वो लड़का उसे देखता है तो उसे लगता है कि ये मेरी नकल उतार रहा है। और इस बात पर वो लड़का गुस्सा हो जाता है और बात इतनी बिगड़ जाती है कि उनके बीच लड़ाई स्टार्ट होने लगती है। खाना खाने के बाद वो लड़के और ये कायल सहन में आ जाते हैं, जहाँ पर वो लड़का कायल को देखते ही इसकी तरफ आता है। कायल के मुंह पे एक मुक्का मार देता है जिसकी वजह से कायल जमीन पे गिरता है। लेकिन बड़ी बात ये होती है कि उस टाइम कायल का सुसु भी निकल गया होता है। गार्ड आके वो ये सब देखते हैं तो उन्हें समझ में नहीं आता कि क्या करें। गार्ड आके वो सब निकोल इंचार्ज को बताती है। तो अब ये निकोल कायल से कुछ सवालात करेगी ताकि ये जान सके कि ये इतना अजीब क्यों है। आके कायल देखने में बिल्कुल मासूम लगता है, इसे किसी भी रस्म और रिवाज का बिल्कुल पता नहीं होता, लेकिन वो जो भी करता है उसके अंदर टैलेंट बहुत ज्यादा होता है। निकोल उसे एक तस्वीर बनाने का कहती है। कायल दो लोगों का एक तस्वीर बना देता है जो बिल्कुल रियल में दिखता है। दो लोग कायल ने जंगल में देखे होते हैं जो एक दूसरे के करीब होते हैं और शायद एक दूसरे को प्यार करना चाहते हैं। कायल दिखने में बिल्कुल मासूम और शरीफ नजर आता है, इसलिए निकोल उसको अपने घर ले जाने का फैसला करती है ताकि घर ले जाकर इसके मजीद टेस्ट कर सके, इसके बारे में जान सके कि इसको आखिरकार मसला क्या है, ऐसी कोई बीमारी है इसको। निकोल को लगता है कि ये किसी बड़े हादसे की वजह से अपनी याददाश्त खो चुका है, फिर कोई ऐसी कोई खतरनाक बीमारी है। निकोल के पास कायल अब एक पहेली की तरह होता है। कायल के साथ घर में लोरी भी होती है जो नहाकर टॉवल में वॉशरूम से बाहर निकलती है, लेकिन वो कायल को अचानक देखकर हैरान हो जाती है और शोर मचाने लगती है। जबकि कायल ये सब देखकर हैरान हो जाता है और वो किसी दूसरी दुनिया में मगन हो जाता है, जैसे वो किसी दूसरी दुनिया में हो। लेकिन लोरी कायल पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है क्योंकि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ बिजी होती है, उससे मिलने के लिए तड़प रही होती है। इतने में कायल घर से बाहर एक बाग में आ जाते हैं जहाँ पर उसे एक तितली दिखाई देती है। कायल तितली के पीछे चल पड़ता है। जब ये आगे जाता है तो उसे एक गाने की आवाज सुनाई देती है। पड़ोस घर से आ रही होती है। जब ये अंदर आता है तो उसे ये अमांडा मिलती है। अमांडा जो गाना गा रही होती है, कायल को सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कायल को समझ नहीं आ रहा होता कि ये सब क्यों हो रहा होता है, वो अपनी जगह से भी नहीं हिल पा रहा होता। इतने में जब अमांडा पीछे मुड़ के इसकी तरफ देख के घबरा जाती है, कायल अमांडा का डरा हुआ चेहरा देखकर वहाँ से भाग जाते हैं और बाथरूम के टब में आके चुप जाता है। इतने में लोरी का भाई घर आता है और वो वॉशरूम जाते हुए अपने साथ सेक्सी नोवेल ले जाता है। अंदर वॉशरूम में देख रहा होता है, लेकिन इसको ये खबर नहीं होती कि वॉशरूम में एक दूसरा शख्स भी है। कायल ये सब देख रहा होता है। जॉर्ज जैसे ही कायल को देखता है वो डर जाते हैं और भागते हुए अपनी अम्मी के पास आता है। वो घबराते हुए वो सेक्सी मैगजीन वही छोड़ देता है जो उसकी माँ उठा लेती है। निकोल अपने बेटे को डांट रही होती है तो इसी दौरान घर की घंटी बज जाती है। निकोल गेट खोलती है तो वो सामने देखती है कि अमांडा और उसकी माँ उसके घर शिकायत करने आई होती है कि आज जो इसके घर में हादसा हुआ था वो उसके बारे में पूछने आई होती है। जी वे लोग आपस में बात कर रहे होते हैं तो कायल और अमांडा एक दूसरे को अजीब और प्यार भरी नजरों से देख रहे होते हैं। प्यार भरी नजरों से एक दूसरे को देख रही होती है ताकि बात आगे ना बढ़ जाए। तो अमांडा की माँ वहाँ से चली जाती है, अमांडा भी वहाँ से चली जाती है। इन सब के बाद जब स्टीव घर वापस लौट आता है तो निकोल उसे कायल से मिलाती है और कहती है कि ये कुछ दिन हमारे साथ इस घर में रहेगा। फिर ये लोग रात को डिनर के टेबल पे बैठे होते हैं तो इनके मुंह से कायल के मुंह से पहली बार एक आवाज सुनते हैं जो इंतहाई बदतमीजी अल्फाज में कह रहा होता है और कुछ अल्फाज बदतमीजी होते हैं।
ये सब गालियाँ वो होती है जो इसने डिटेक्शन में उस लड़के के मुंह से सुनी होती है। और इसके बाद निकोल कुछ ऐसा बोलने लगता है जो लोरी ने अपने बॉयफ्रेंड से फोन पे बातें की थी वही बोलने लग जाता है। और यह सुनकर पूरे घर वालों को झटका लग जाता है, क्योंकि लोरी अपने बॉयफ्रेंड के साथ भागने वाली थी, वो भी अपने माँ बाप की इजाज़त के बगैर भागने वाली थी। निकोल के दोनों बच्चों का काइल पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, लेकिन वो रात बिल्कुल दूसरे किसी हादसे के बगैर गुजर जाती है। अगली सुबह निकोल काइल को अपनी गाड़ी में बिठाती है और अपने ऑफिस लेके जाती है ताकि वो कोयल का जो फिलिंग है वो जारी रखे और इसकी जांच पड़ताल करे। तो जॉर्ज भी वहाँ मौके का फायदा उठाते हुए उसे एक सवालों की पर्ची पकड़ा देता है। जॉर्ज को स्कूल में मिली होती है हल करने के लिए, लेकिन निकोल जब बिना किसी सोचे वो सारे सवालात के जवाब सही दे देता है। लेकिन जॉर्ज और निकोल वहाँ पे हैरान हो जाते हैं कि ये इसने कैसे किया और ये कैसे हुआ। निकोल की ये बात समझ में आ जाती है कि काइल ना ही तो बेवकूफ़ है और ना ही वो नासमझ है। इन सब के बाद जब ये लोग काइल का आईक्यू टेस्ट करवाते हैं तो ये सब रिजल्ट देख के हैरान हो जाते हैं, क्योंकि काइल का स्कोर लगभग 400 होता है। उसके बाद डॉक्टर इसके मजीद टेस्ट करने के लिए कहता है। उसके बाद जब ये लोग काइल का MRI कर देते हैं तो ये लोग और ज़्यादा परेशान और हैरान हो जाते हैं, क्योंकि काइल का दिमाग आम इंसानों से बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट था। इनको लगता है कि काइल या तो कोई एलियन हो सकता है फिर कोई इंसानी रोबोट हो सकता है। सबके बाद निकोल काइल को रात को अपने घर ले आई और उससे जॉर्ज के साथ रूम शेयर करने को कहा। जॉर्ज को रूम शेयर करते हुए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन वो कंप्लेन नहीं कर सकता था, क्योंकि कंप्लेन करने के बाद उसकी पनिशमेंट में इजाफा हो जाता। उसके सोने के बाद जब निकोल रात को उठा तो उसने देखा कि लोरी अपने माँ बाप की इजाजत के बगैर घर से निकल रही है। फिर भी घर से निकल कर लोरी का पीछा करने लगा। पीछा करते हुए इसने देखा कि लोरी एक पार्टी में आ गई है। फिर भी जब पार्टी में पहुंचा तो उसे कुछ पता नहीं था, तो उसने दारू पी ली और वो नशे में धुत हो गया और इतना धुत हो गया कि उसने उल्टी कर ली। काइल को शर्म से कुछ लेना देना था नहीं, तो वो उठा और उसके बाद दोबारा अपनी पार्टी जारी करने लगा। इतनी ही देर में उस पार्टी की जगह पुलिस आ जाती है, जिसकी वजह से सब भागने लग जाते हैं। वहीं पर एक पुलिस ऑफिसर लोरी को पकड़कर वहां से ले जा रहा होता है। काइल ये देखता है तो वो पुलिस ऑफिसर के पास आता है और अपने मुंह से सांप की तरह आवाज निकालता है। जो बाकी लोग वहाँ सुनते हैं तो वो हंसने लग जाते हैं। पुलिस वाले जब इसे हथकड़ी पहनाते तो ये अपने हाथ पीछे कर देता है। उसके बाद ये पुलिस वाले अपने डंडा निकालता है कि वो काइल को सबक सिखा सके। ऑफिसर काइल को मारने की कोशिश करता है तो काइल उसके हर वार से बच जाता है, बल्कि उसके हर वार को फजूल करार देता है। वहाँ मौजूद लड़कियां देखकर वो जोर जोर से हंसने लग जाती है। ऑफिसर ये सब देखकर वहाँ से चला जाता है। काइल लोरी को लेकर सेफ्टली घर पहुंच जाता है। अगले दिन काइल कोशिश करता है कि वो सबके दिल जीत ले, इसलिए सबसे पहले वो स्टीव का कंप्यूटर रिपेयर करता है। इसमें से वो सारे डॉक्यूमेंट्स वापसी ले आता है जो कुछ महीने पहले स्टीव ने खोए होते हैं। उसके बाद वो जॉर्ज का सारा रूम साफ करता है। जॉर्ज को उसकी पसंद का एक सेक्सी मैगजीन ला के देता है। छोटे छोटे काम करके वो सबके घर वालों का दिल जीत जाता है। निकोल भी ये सोच रही होती है कि जब तक इसका पास्ट का राज नहीं खुले तब तक मैं काइल को एडॉप्ट कर सकती हूँ, यानी कि अपने साथ रख सकती हूँ। लेकिन अजीब बात ये थी कि काइल को रात को नींद नहीं आती थी। वो उठकर अजीब अजीब हरकतें करता था। इसे देखकर घर वाले हैरान थे। वो रात को बगैर किसी रुके कराटो का प्रैक्टिस करता रहता। सबसे अजीब बात ये थी कि वो रात को उठता और जो कुछ भी उसके हाथ लगता वो बिना कुछ सोचे समझे उसे खा लेता। अगले दिन जब काइल बाग में था तो उसने एक वैन में एक शख्स को देखा जो काइल पर मुसलसल नजर रखे हुए था। काइल ने उसे देखकर इग्नोर किया, लेकिन उसके बाद काइल को हर जगह वो शख्स नजर आने लगा जो बाग में दिखा था उसको। अगले दिन निकोल काइल को लेके एक डॉक्टर के पास आ गई। जब डॉक्टर ने काइल के कुछ टेस्ट किए तो वो बिल्कुल हैरान हो गया और उसको लगा कि काइल के जिस्म पर बिल्कुल कोई निशान नहीं है, जिसने इसे कभी जिंदगी में चोट भी ना खाई हो। उसने काइल के दांत चेक किए जो बिल्कुल सही मजबूत बिना किसी डैमेज के, जो कभी डैमेज ही ना हुए हों। सबसे हैरानी बात ये थी कि काइल का जो दिमाग था वो आम इंसानों से बहुत ज्यादा था। डॉक्टर के पास ये सब एक्सप्लेन करने के लिए अल्फाज नहीं थे। के बाद डॉक्टर ने काइल को कुछ नींद की गोलियां दी ताकि ये नींद की गोलियां खा के आराम कर सके। लेकिन असल राज तब खुला जब काइल ने नींद की गोलियां खाई, लेकिन उसके बाद भी उसे नींद नहीं आई और वो सारी रात जागता रहा। वो बाहर सहन में आके तारों को देख रहा था और यहाँ पर स्टीव को लगा कि काइल के पास कुछ एक्स्ट्रा एनर्जीज है जिसको इस्तेमाल करनी चाहिए। स्टीव को लगा कि वो काइल को अगले दिन रनिंग पे लेके जाएगा, कि स्टीव खुद एक वक्त में एक रनर था। को लगा कि वो काइल को रनिंग करते हुए थका देगा। भागते भागते ये बात उल्टी बढ़ गई, क्योंकि काइल तो बिल्कुल दौड़ता रहा ना थकता रहा, उल्टा स्टीव तक और वहाँ पे रुक गया। उसने लगा कि आखिर ये है क्या चीज। ज्यादा तक हार कर जब स्टीव घर वापसी आता है तो वो काइल से बहस करने लग जाता है कि काइल एक इंसान नहीं है बल्कि वो तो एक अजीब चीज है। स्टीवन ने कहा कि हमें उसे अपने घर नहीं रखना चाहिए, काइल जहाँ से आया उसे वहाँ वापसी भेजना चाहिए। जबकि काइल वहाँ बैठा ये बातें सब कुछ सुन रहा था। ये सब बातें सुनकर काइल का दिल टूट गया और एक दिन वो किसी को बताए बगैर घर से भाग गया। जिसके बाद स्टीव ने बहुत कोशिश की उसको हर जगह ढूंढने की, लेकिन काइल कहीं भी नहीं मिला। कॉल ने इस दौरान पुलिस को भी फोन किया, लेकिन पुलिस वालों ने कहा कि जब तक 24 घंटे नहीं हो जाते हम कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद निकोल को काइल के बेड के पास एक ड्राइंग मिलती है जो काइल ने बनाई होती है। उस पर जो बना होता है निकोल को वो जगह मालूम होती है। वो जगह कहाँ पर है।
स्टीव और निकोल टॉर्च लेकर जंगल में उसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। ये लोग वहाँ पहुँचते हैं तो इसे काइल मिल जाते हैं। वो वहीं पे खड़ा होता है, आसमान में तारे देख रहा होता है जैसे वो अपने घर को याद कर रहा हो। और घर वापस आने के बाद स्टीव को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने काइल से माफी मांगी। उसके बाद काइल को कहा कि तुम गर्म पानी से नहा लो। इसी दौरान टेबल पे एक रेडियो पड़ा था। जब काइल ने उसकी आवाज सुनी तो काइल हैरान हो गया, क्योंकि रेडियो में जो रेडिएशन आ रही थी उससे उसको सुकून मिल रहा था। और उसी दिन पहली बार निकोल आराम सुकून से सो जाता है। अगले दिन इस कहानी में एक नया मोड़ आ जाता है, क्योंकि पुलिस निकोल को कॉल करती है। कल रात वो लोग जब जहाँ गए थे काइल को लेने के लिए, वहाँ पे उन्हें एक ढांचा मिला है, एक इंसान का है। इंस्पेक्टर टेन ने फिर निकोल के बताया कि काइल एक कातिल भी हो सकता है, इसलिए आप सबको उससे सावधान रहना पड़ेगा। इंस्पेक्टर ने यह भी बताया कि उस ढांचे में उसे एक ऐसा मादा मिला है जो इंसान को जल्दी से जला के पिघला देती है। इससे कंफर्म हुआ कि मौत रिसेंट है। साथ ही इंस्पेक्टर टेल इनके कुछ सैंपल भी लेके आए। उसने निकोल से कुछ सवालात करने की कोशिश की, लेकिन निकोल ने उसकी बात वहीं पे टाल दी। कम से कम तब तक टाल देती है जब तक काइल नींद से उठ नहीं जाता। अगली सुबह जब काइल नींद से बेदार होता है, वो आके टीवी रूम में बैठ जाते हैं और रिमोट से टीवी ऑन करता है। टीवी देखने की कोशिश करता है, लेकिन वो देखता है कि टीवी का एंटीना खराब है। वो बिना कुछ सोचे समझे छत पे चला जाता है और टीवी का एंटीना रिपेयर कर देता है। वापसी आते हुए हम देखते हैं कि वो सीढ़ियों का इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि डायरेक्ट छत से कूद जाता है। अमांडा ये सब देख रही होती है। अमांडा ये सोच रही होती है कि काइल ऊपर छत से गिरा है तो उसको तो बहुत सारी चोटें लगी होंगी। उसी दौरान उसका ध्यान भटक जाता है और वो गाड़ी कचरे के ढेर में मार देती है। देखकर जब काइल अमांडा के पास आता है तो अमांडा उसे सही सलामत देखकर और भी ज्यादा परेशान और हैरान हो जाती है। अमांडा ने वो सारा मंजर खुद देखा होता है कि काइल कितनी ऊंचाई से नीचे गिरा था, लेकिन वो देखती है कि काइल को कोई भी चोट नहीं आई होती है, बिल्कुल सही होता है वो। दूसरी जानिब हम केरल को देखते हैं, जो पहले से ही काइल पर गुस्सा होती है। उसे अपनी गाड़ी की डैमेज की पड़ी होती है, तो इसलिए वो अमांडा को धमकाती है कि वो अमांडा से उसका लाइसेंस वापसी ले लेगी। इसी दौरान काइल वहाँ पहुँच जाता है। वो सारी गलती अपने सर के ऊपर ले लेता है। इसकी वजह से केरल को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो काइल को कहती है कि मेरी बेटी से दूर रहो तुम। रात को जब स्टीव घर वापस लौटता है तो वो निकोल से अकेले बात करने की कोशिश करता है और उसे बताता है कि पुलिस ने एक और परेशानी वाली बात भी बताई है। स्टीव निकोल को बताता है कि जिस दिन काइल मिला था उसी दिन एक शख्स भी गायब हो गया था। निकोल ये सुनकर और भी परेशान हो जाती है, लेकिन इनके लिए ज्यादा परेशान कुन बात ये होती है कि ये सारी बातें जो ये कर रहे होते हैं ये एक और शख्स भी सुन रहा होता है। वो शख्स होता है जो काइल का पीछा कर रहा होता है। वो एक रोबोट माइक्रोफोन के जरिए इनकी बातें सुन रहा होता है। अगले दिन जब निकोल जोश और काइल का कमरा साफ कर रही होती है तो उसे एक अजीब किस्म की ड्राइंग मिल जाती है। उस ड्राइंग में कुछ सिंबल बने होते हैं। निकोल जब उस सारे सिंबल्स को मिलाती है तो उसे एक पैटर्न बनता है और ये पैटर्न वही पैटर्न होता है जो उस हादसे की जगह पे होता है। इससे निकोल को ये यकीन हो जाता है कि काइल उस हादसे वाली जगह पर था या फिर काइल का उस हादसे से कोई कनेक्शन है। दूसरी तरफ हम अमांडा को देखते हैं जो लाइफ गार्ड की नौकरी करती है। काइल को देखते हैं जो भी अमांडा को पसंद करता है। काइल अमांडा का ध्यान खींचने के लिए वो स्विमिंग पूल में छलांग लगाता है कि अमांडा उसे बचाएगी। लेकिन यहाँ पे ये प्लान थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि वहाँ सारे लोग इस पे हंसने लग जाते हैं, जो काइल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसी रात फिर अमांडा निकोल के घर आती है ताकि वो देख सके कि काइल की तबीयत अभी कैसी है। निकोल अमांडा को अंदर आने देती है। अमांडा जब काइल के रूम में जाती है तो वो देखती है कि काइल रूम में नहीं होता। अमांडा को वो सब ड्राइंग दिख जाती है जो काइल ने बनाई होती है, जिसमें अमांडा की तस्वीरें भी होती है। इससे अमांडा को लगता है कि काइल उससे कुछ ज्यादा ही प्यार करता है। अगले दिन अमांडा काइल को फिर से स्विमिंग पूल में देखती है। इस बार काइल अमांडा को कहती है कि तुम मेरी कुछ हेल्प करो ताकि मुझे स्विमिंग आ सके। इसे कुछ देर बताती है। उसके बाद काइल स्विमिंग पूल में इस तरह तैर रहा होता है जैसे कोई एक्वामैन हो, जिसे देखकर सारे लोग वहाँ पे हैरान हो जाते हैं। खास तौर पे अमांडा बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। अमांडा काइल को कहती है कि जब मेरी अम्मी घर पे ना हो तो हम दोनों घर पे टाइम स्पेंड कर सकते हैं। रात को ये लोग जब घर आते हैं तो अमांडा इसे कुछ ड्राइंग दिखाती है जो इसके वालिद की होती है। कुछ वक्त पहले ही गुजर चुका होता है। असल में ये वाली ड्राइंग और जो काइल ने बनाई वो स्केच होती है, वो दोनों एक जैसे लग रहे होते हैं। ये अमांडा ने इसको घर बुलाया होता है। इसके बाद काइल सोचता है कि अमांडा के पापा की सारी पेंटिंग और अपनी सारी पेंटिंग मिला के अमांडा के लिए एक गिफ्ट तैयार करना चाहिए। वो अमांडा के लिए एक ऐसा गिफ्ट तैयार करता है जो हैरत अंगेज होता है। बस वो अब गिफ्ट अमांडा को देने के लिए जाता है। इसके बाद हमें एक पार्टी देखती है जो अमांडा वहाँ पे अपने बॉयफ्रेंड के साथ आती है। काइल ये देखकर इंतहाई घबरा उठ जाता है। ये उसके लिए एक बहुत बड़ा झटका होता है। काइल ने अमांडा के लिए जो गिफ्ट बनाया था और आज वो अमांडा से अपनी फीलिंग जो शेयर करने वाला था, वो सारा प्लान खराब हो गया। उस रात जब काइल घर आया तो वो बहुत ज्यादा परेशान और उदास था और काइल ये सोच रहा था कि ये शख्स कौन है जो बार बार मेरे ख्वाब और मेरे सोचों में आ रहा होता है। अगली सुबह निकोल काइल को बताती है कि उसने अपने एक दोस्त को बुलाया हुआ है जो हाइपोसेट के जरिए उसकी याददाश्त लाने में मदद करेगा। काइल इसके लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद सेशन शुरू हो जाता है।
हाइपोथेसिस के दौरान काइल उसी जंगल में पहुंच जाता है जहां पर वो वाकया हुआ होता है। जो शख्स इसका पीछा कर रहा होता है वहाँ किसी और के साथ जंगल में लड़ रहा होता है। वो शख्स फिर एकदम से अपनी पिस्टल निकालता है और उस बंदे पर गोलियां चलाने लग जाता है और वो मर जाता है और वो शख्स वहाँ से भाग जाता है। और इसी दौरान काइल उसका नाम पुकारता है टॉम कोस। निकोल जब ये नाम सुनती है टॉम कोस तो वो हैरान हो जाती है, क्योंकि ये नाम उसने जब वो पुलिस स्टेशन गई थी उसने सुना था। एक पुलिस इंस्पेक्टर होता है जो नया नया शहर में आया होता है। उसके बाद निकोल काइल को कहती है कि जो कुछ तुमने वहाँ देखा उस सब का स्केच बना दो। काइल बिना कुछ समझे बिना किसी गलती के वो सारा स्केच तैयार कर देता है, जिसमें उस शख्स की तस्वीर भी बन जाती है। निकोल वो सब देखती है। कुछ दिन बाद वो लोग देखते हैं कि उस शख्स का चेहरा अखबार में भी छपा होता है, जिसका नाम फेल्डमैन होता है और ये एक यूनिवर्सिटी में एक चांसलर होता है। सबसे ये एक बात तो कंफर्म हो जाती है कि जंगल में जो हड्डियां मिली थी वो फेल्ड का थी। फेल्डमैन और काइल के दरमियान क्या रिश्ता होता है, काइल ये जानने के लिए यूनिवर्सिटी पहुंच जाता है। जब ये लोग इसका पता लगाने के लिए यूनिवर्सिटी पहुंचते हैं तो वहाँ पर एक राज इनका इंतजार कर रहा होता है। वहाँ गैलरी में उन्हें एक फोटो नजर आती है कि जिसमें उस फोटो में फेल्डमैन के साथ कुछ स्टूडेंट बैठे होते हैं। उनमें एक स्टूडेंट होता है जो हैरान कर देता है, क्योंकि वो और कोई नहीं खुद काइल होता है। इसके बाद ये लोग फेल्डमैन के असिस्टेंट होली से पूछते हैं इसके बारे में। होली इनको बताती है कि मैंने फेल्डमैन के साथ सालों काम किया है, लेकिन मैंने कभी भी काइल के बारे में ना सुना और ना मैंने कभी काइल को देखा है। काइल होली को वो फोटो दिखाता है। होली फोटो देखकर हैरान हो जाती है। वो काइल के कुछ टेस्ट करने पर राजी हो जाती है। काइल के जब टेस्ट किए जाते हैं तो होली बिल्कुल हैरान हो जाती है, क्योंकि काइल पूरे टेस्टों में बिल्कुल 100 नंबर लेता है और 100 नंबरों से उसमें पास हो जाता है। होली बहुत ज्यादा हैरान होकर एक्साइटमेंट में कहती है कि फील्डमैन जो है इंसानों को दिमाग के जोर को तोड़ने पे ही काम कर रहा था, जबकि इंसान अपने जिस्म का सिर्फ 10% दिमाग इस्तेमाल करता है। फील्डमैन इसी काम पर लगा हुआ था कि अगर इंसान का 100% दिमाग एक्टिव कर दिया जाए तो कैसा होगा। काइल इस सब का जीता जागता सबूत है। हो सकता है कि फील्डमैन को इसी वजह से मार दिया गया हो। फिर होली इन सब को लेकर फील्डमैन की विधवा के पास पहुंचते हैं। उनसे मिलते हैं तो वो उसे कुछ पुराने डॉक्यूमेंट्स होते हैं फील्डमैन का, उसको देखने की इजाजत मिल जाती है इनको। और काइल जब वो डॉक्यूमेंट देख रहे होते हैं तो वो और ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो वहाँ पे वही सिंबल होते हैं जो इन्हें उस मिस्ट्री से मिलाते हैं। ज्यादा हैरानकुन बात ये होती है कि इन पे एक नंबर लिखा होता है जो ज्यादातर हर जगह लिखा हुआ इन्हें नजर आता है। इन्हें लगता है कि ये नंबर कोऑर्डिनेट हो सकते हैं। इसके बाद ये लोग उस कोड को इंटरनेट पे सर्च करते हैं ताकि ये लोग ये पता लगा सकते हैं कि ये कोड किस जगह को रिप्रेजेंट करता है। इसी दौरान स्टीव का फोन आता है लोरी को और वो परेशान होता है। इनसे पूछता है कि तुम लोग कहाँ हो। कि लोरी स्टीव को कहती है कि इस कोड का पता लगाने में हमारी मदद करो, जैसे भी हो हमें इस कोड के बारे में जानना है। स्टीव इन्हें बताता है कि ये कोऑर्डिनेट एक गवर्नमेंट सिलेट के रिलेटेड है। स्टीव ये भी बताता है कि ये मिलिट्री से रिलेटेड है, ये बहुत सेफ और हसास जगह है। इसके बाद ये लोग और जानने के लिए फील्डमैन के स्टूडेंट के साथ उस फैसिलिटी के करीब पहुंच जाता है। इसके बाद काइल आगे जाने का फैसला अकेले करता है। गवर्नमेंट जो कंटातार लगाई होती है काइल उस पे चढ़ता है। पे एक निकाबपोश शख्स आके काइल पे हमला कर देता है, लेकिन यहाँ पर काइल की वो कराटे प्रैक्टिस उसके काम आती है। उसकी वजह से अपना दिफा करता है और उस शख्स का मास्क उतार देता है। काइल उसका मास्क उतार देता है तो वो हैरान कुन हो जाता है, क्योंकि ये वही शख्स होता है जो इसने पहले भी दिखा होता है। वहाँ पर जो उस शख्स पे गोलियां चलाता है ये वही शख्स था जिसने गोली चलाई थी और वहाँ से भाग गया था। टॉम फोर्स इन सबको एक आम आदमी लग रहा होता है, लेकिन वो कोई आम आदमी नहीं होता। काइल को कहता है अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो मुझ पे भरोसा करो, क्योंकि वो कोई आम आदमी नहीं है। वो काइल को ये भी कहता है कि वो अपने पास के बारे में अगर ज्यादा जानने की कोशिश करता है तो उसकी जो नई फैमिली है उसको खतरा होगा। हर कदम जो तुम अपनी सच्चाई जानने के बारे में उठाओगे उस कदम उठाने से तुम्हारी जो नई फैमिली है उनकी जान खतरे में पड़ जाएगी और सब मर जाएंगे। टॉम फोर्स जाने से पहले उसको एक आखिरी बार फिर वार्न करता है, अगर तुम अपने बारे में ज्यादा पता लगाओगे तो तुम्हारी जो नई फैमिली है वो सब मारे जाएंगे। काइल टॉम फोर्स की बात मान लेता है, वहाँ से भाग जाता है और अपनी शनाख्त जानने के काम वहीं पे रोक देता है। लेकिन ये सब अभी रोकने का काइल का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि गवर्नमेंट ने उसे कैमरों में देख लिया था और गवर्नमेंट ने उसे एक एक्स फाइल का नाम दिया। इसके बाद जब काइल घर आता है तो निकोल और स्टीव काइल को लेकर हॉस्पिटल आ जाते हैं ताकि ये कुछ बेहतर हो जाए। वो काइल के साथ हॉस्पिटल में होते हैं तो वो बहुत हैरान हो जाते हैं कि उसी दौरान वहाँ पे एक कपल आता है जो ये कहता है कि वो काइल के असली माँ बाप है। कपल के पास काइल की तस्वीरें, फोटोग्राफ्स, कुछ अहम डॉक्यूमेंट्स भी होती है जिनसे पता चलता है कि काइल इनका बेटा है। और इसके बाद जब डीएनए टेस्ट किया जाता है तो उससे भी पता चल जाता है कि ये दोनों काइल के असली बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं। काइल को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता, क्यों वो अपनी नई फैमिली और काइल को छोड़ने का बिल्कुल भी इरादा नहीं करता। और उसी रात काइल टॉम फोर्स के पास आता है कि वो इसके बारे में कुछ जान सके।
काइल टॉम फोर्स को कहता है कि ये कौन लोग हैं और ये वही लोग हैं जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे। टॉम फोर्स इसके साथ घुमा फिरा के बात नहीं करता, बल्कि काइल को कह देता है कि हाँ, ये लोग डीएनए टेस्ट को, किसी भी डीएनए टेस्ट को तब्दील कर सकते हैं। काइल को ये भी कहता है कि वो अपने सच जानने से पहले किसी सुरक्षित जगह में उसको जाना पड़ेगा। यहीं पर जब ये दोनों आपस में बात कर रहे होते तो दूर से एक स्नाइपर इनको गोली का निशाना बनाता है। अपने तेज रिफ्लेक्स की वजह से बच जाता है, लेकिन वो गोली टॉम के कंधे पे लग जाती है। के बाद इन दोनों को वहां से भागने की जरूरत होती है और एक स्नाइपर इनके बार बार गोलियां चला रहा होता है और ये लोग मुश्किल से किसी सुरक्षित जगह पर पहुंच जाते हैं। यहाँ टॉम काइल को सब पूरी सच्चाई बता देता है, लेकिन हमें सस्पेंस में रखने के लिए कुछ नहीं कहा जाता। अगले दिन जब हम देखते हैं कि काइल घर आता है, कोल भी वहाँ होती है और इसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स भी वहाँ होते हैं। तो काइल वहाँ आकर कुछ अजीब कह देता है। काइल उनको कहता है कि मुझे सब याद आ गया, मुझे पता है कि तुम लोग कौन हो। क्योंकि काइल इनसे कहता है कि तुम लोग सच कह रहे हो। और उसके बाद काइल अपनी एडॉप्टेड फैमिली से अलविदा कहते हुए उनके पास अपने पेरेंट्स के साथ चला जाता है। और जब ये लोग यहाँ से जा रहे होते हैं तो इनको पता चल जाता है ये लोग असल में कौन है। टॉम फोर्स के खास एजेंट होते हैं जो काइल को रिसर्च सेंटर लेके जा रहे होते हैं, जहाँ पर काइल को अपने बारे में मुकम्मल सच्चाई का पता चलेगा। वहाँ पर काइल की मुलाकात एडम से हो जाती है। एडम काइल को कहता है कि असल में तुम एक क्लोन हो। एडम काइल को बताता है कि फील्डमैन ने इंसान की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए ये रिसर्च सेंटर बनाया था। उसके बाद फील्डमैन ने ये रिसर्च सेंटर गवर्नमेंट को भेज दिया था, जो कि अभी एक जंग बन चुकी है। यहाँ पर एडम काइल को एक और बात बता देता है, बहुत हैरानकुन होती है। एडम काइल को कहता है कि तुम मेरे ही क्लोन हो। एडम एक बिलीनियर होता है जिसे अपना शरीर रखने के लिए क्लोन की जरूरत होती है, लेकिन अभी उसकी लड़ाई गवर्नमेंट से हो रही है। लेकिन सबसे बड़ा झटका इसको ये मिलता है, केली सिर्फ अकेला एक्सपेरिमेंट नहीं है, उसका फादर एक्सपेरिमेंट जो अभी गवर्नमेंट के कब्जे में होता है, इसका स्टेज स्केट कंप्लीट होने वाला है। अब और भी मजीद ताकतवर क्लोन बनेंगे जो टेक्नोलॉजी पर कब्जा करके एक नई जंग शुरू करने वाले हैं। इस सब के बीच काइल को अब एक नए मिशन पर भेजा जा रहा है। वो एडम के अंडर एक टीम लीडर बन चुका है। इसी के साथ ये पहला सीजन यहाँ पर खत्म हो जाता है। नई वीडियो के लिए इंतजार करें।